नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.4 के बेसिक्स को कवर किया था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। ओके, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ओके, हम माइनर्स एंड कोफैक्टर वहाँ पे सीखे थे और हमने वहाँ पे क्लास को ओवर किया था। आज के क्लास में हमें दो नोट कवर करने हैं, दो इंपॉर्टेंट नोट है। हम दो नोट कवर करेंगे, एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, सो आइए देखते हैं। नोट नंबर 1 है और नोट है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल होती है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। बेटा अभी ये नोट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। तो पहले हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं, तब मैं आपको ये नोट समझाऊंगा कि ये नोट है क्या। ओके, तो पहले मैं आपसे जो बोलता हूँ वो आपको करना है। एक डिटर्मिनेंट, मैंने कोई भी डिटर्मिनेंट मान लिया है, रैंडमली कोई डिटर्मिनेंट ले लिया है और आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है ना। तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R1 करते हैं, है ना, क्योंकि आप C2 भी कर सकते हैं, मैं R1 कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये A11 पोजीशन है तो सबसे पहले +1 आएगा, देन 2 आ जाएगा। ओके, +1 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा। उसके बाद ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो 9 - 16 आ जाएगा। इसके लिए 0 आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। A13 पोजीशन प्लस आएगा, सो +1 देन 1 एंड इसके लिए 10 - 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 9 - 16 - 7 + 1 × 7। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, -14 + 7। सो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी मिल जाएगी, -7। ये आप डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड कर लोगे, जो कि कितना है, -7। अब मैं आपसे जो बोलता हूँ आप वो करेंगे। आप क्या करो, आप रो 1 के एलिमेंट लिखो। मतलब A11 कितना है, 2 है, A12 कितना है, 0 है, और A13 कितना है, 1 है। इतना आपने किया। अब आप क्या करो, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो। तो A11 क्या होगा, A11 होगा -1 की पावर 1 + 1 M11 होगा। ओके, सो -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 1 आ जाएगा, और M11 क्या होगा जो अभी आपने निकाला, M11 होगा 3 8 2 3। सो आ जाएगा 9 - 16, दैट मीन्स -7। ओके, ये तो आपको सोल्व करना आता है। देन आप A12 निकालोगे तो A12 कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2 M12। ओके, तो -1 की पावर वोट, तो ये तो -1 आ जाएगा। देन इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आ जाएगा 5813, दैट मीन्स -1 × 15 - 8, दैट मीन्स 15 - 8 7, दैट मीन्स ये आ जाएगा -7। ओके, यही तो आएगा बेटा। देखो ये रो ये कॉलम और ये रो होगी तो 15 - 8 7, और ये A12 पोजीशन है तो इसके लिए -1 आएगा। देन आप फाइंड करेंगे A13। तो A13 -1 की पावर 1 + 3 M13 होगा, है ना। यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, और M13 कितना आ जाएगा, ये और ये हटेगा। देन 5312, दैट मीन्स 10 - 3, दैट मीन्स 7 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो आपने एलिमेंट निकाले हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उनमें आपने जो एलिमेंट निकाले हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को उसमें मल्टीप्लाई करके सम करना है। दैट मीन्स A11 है एलिमेंट, इसका कोफैक्टर A11 है, फिर A12 है, इसका कोफैक्टर A12 है, फिर एलिमेंट A13 है, इसका कोफैक्टर A13 है। अगर आप ये करते हो तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -7 आ रही है। चेक कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट है ना, देखो A11 कितना है, 2, और इसका कोफैक्टर कितना है, -7, प्लस A12 कितना है, 0, इसका कोफैक्टर कितना है, -7, प्लस A13 कितना है, 1, और इसका कोफैक्टर कितना है, 7। सो यहाँ से -14, 0 × -7 0 + 7, तो -14 + 7 कितना आ जाएगा, -7। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -7। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ओके, बात मेरी आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको पॉइंट ये बताया कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट में, किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं
और उनका सम करते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। क्या बताया कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। मैंने रो 1 के एलिमेंट लिए, ये एलिमेंट सारे रो 1 के हैं, इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैंने फाइंड किए और उनका मल्टीप्लाई करके जब मैंने सम किया तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें नया क्या है, कि सर जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम ये तो करते ही हैं कि हम A11 लिखते हैं और फिर A11 भी तो फाइंड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम 1 + 1 करते थे, है ना, 1 की पावर, तो ये +1 आता था और ये माइनर हमने निकाला हुआ है। तो सर ये पूरा जैसे यहाँ पे मैं 2 को लिख देता हूँ, है ना, ये एलिमेंट 2 को यहाँ लिख देता हूँ और ये 1 की पावर 1 + 1 को यहाँ कर देता हूँ। तो सर ये पूरा तो M11 है और सर ये पूरा A11 है। तो सर एक्चुअली में देखा जाए तो ये पूरा क्या है, ये पूरा तो A11 है, सॉरी, है ना, माइनर तो ये हुआ, है ना। जब इसमें माइनर में हम साइन भी इंक्लूड कर देंगे तो ये तो कोफैक्टर हो जाएगा और ये एलिमेंट हो जाएगा। तो देखो एलिमेंट और कोफैक्टर ही तो हम डिटरमिनेंट करते थे, तो वो हमको पता नहीं रहता था क्योंकि हमको कोफैक्टर से लिंक करना, कोफैक्टर हम पहले से निकाल रहे। देखो यहाँ पे देखो ना, ये एलिमेंट है A11 और ये 1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1 होता है ना, -1 की पावर 1 + 1 होता है क्योंकि यहाँ पे जो जनरल फॉर्म में है वो A11 है और फिर ये माइनर होता है। तो माइनर और जो पावर रखते हैं हम, सम, इवन या ओड, वो कोफैक्टर होता है और ये एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही तो यहाँ कर रहे हैं, है ना। ये मेरे को आपको बताना था कि एक्चुअल में आप पहले से कोफैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, डिटरमिनेंट में जब हम सोल्व किए थे। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया जाता है तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। कभी ये स्टेटमेंट आपके 1 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, और देखो अब आपको स्टेटमेंट बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे? सम ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो आपको क्या मिलता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। ये पॉइंट नोट का पॉइंट नंबर 1 था, इसको नोट करो। नोट का सेकेंड पॉइंट देखेंगे बेटा। नोट का सेकेंड पॉइंट है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, तो मेरा एग्जांपल भी सोल्व हो जाएगा और आपका पॉइंट का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ओके, तो इसको भी हम एग्जांपल भी सोल्व कर लेंगे और हमारा एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हमारा एग्जांपल नंबर 22 है कि 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। जब ऐसे लिखता है कि एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर नहीं पूछा, मतलब आपको इस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो हम 1 बाय 1 सब फाइंड कर लेते हैं, है ना। माइनर स्टार्ट करते हैं M11। M11 क्या होगा बेटा? ये और ये कैंसिल होगा, है ना, ये और ये कैंसिल होगा। सो 0 × -7 ये तो 0 आ जाएगा और 5 × 4 20 आ जाएगा, देट मीन्स -20। तो A11 क्या होता है? A11 होता है -1 की पावर 1 + 1 M11। तो -1 ये तो क्या आ जाएगा? इवन ही आएगा ना। तो M11 ये A11 भी कितना आ जाएगा? -20। अब बात करते हैं M12 की। किसकी? M12 की। तो M12 की बात करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, है ना, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गई। तो क्या बचेगा? 6 4 1 - 7, है ना, 6 4 1 - 7। तो ये कितना आ जाएगा? 6 × -7 माइनस का 42 एंड 4 × 1 माइनस का 4, सो -46 आ जाएगा बेटा ये, है ना। कितना आ जाएगा? -46। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आएगा? A12 -1 की पावर 1 + 2 M12। सो ये ओड आ जाएगा तो माइनस +46 हो जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं M13 की। तो M13 के लिए ये कैंसिल होगा, है ना, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। तो क्या आ जाएगा? 6015। ओके, है ना, 6015। तो ये कितना आ जाएगा? 6 × 5 30
और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनर। तो कोफैक्टर ए, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आएगा, A13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 M13, तो ये इवन आएगा तो प्लस 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 30 ही मिलेगा आपको। फिर बात करते हैं हम किसकी, M21 की, है ना। तो M21 में ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, ये रो और ये कॉलम, तो आएगा -3 5 5 और -7, यही तो आएगा बेटा। ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो -3 5 5 और -7, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 × 7 21 और ये माइनस का 25, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। तो A21 कितना आ जाएगा, A21 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 M21। तो ये तो ओड है, तो ये -1 आएगा, -1 × -4 प्लस का 4 आ जाएगा। ओके, A21 हो गया। अब हमें फाइंड करना है M22। सो M22 कितना आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम, सो 2 5 1 -7, है ना, यही तो आएगा, ये रो और ये कॉलम 2 5 1 -7, तो ये कितना आ जाएगा -14, है ना, और माइनस का 5, दैट मीन्स माइनस का 14 और माइनस का 5, दैट मीन्स माइनस का 19। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या कोफैक्टर कितना होगा, -1 की पावर 2 + 2 M22। सो ये तो -19 ही होगा, क्योंकि ये इवन पावर है तो +1 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें M23 की, किसकी, M23 की, तो M23 को देखो, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये, है ना, तो क्या बचेगा 2 -3 1 और 5, तो ये आ जाएगा 10, है ना, 2 × 5 10 और माइनस माइनस प्लस 3। ओके, तो ये आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो अगर आप इसका कोफैक्टर निकालोगे A23, सो -1 की पावर 2 + 3 M23, सो ये नेगेटिव आएगा, तो ये -13 हो जाएगा। फिर अगर हम इसके बात करें M31 की, किसकी, M31 की, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा बेटा, -3 5 0 और 4, है ना, -3 5 0 और 4, तो ये आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा 0, है ना, -2 0 × 5 0, तो ये आ जाएगा -12। ओके बेटा, तो इससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये तो प्लस आ जाएगा, तो ये सेम आ जाएगा -12। फिर हम बात करते हैं M32 की, तो M32 ये रो और ये कॉलम, तो आएगा 2 5 6 4, है ना, ये रो और ये कॉलम, सो 2 5 6 4, सो 2 × 4 कितना आ जाएगा बेटा 8, 2 × 4 8 और 6 × 5 30, तो ये आ जाएगा -22। ठीक है, तो A32 कितना आ जाएगा बेटा, आप मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, देखो ये सफिक्स ओड है तो माइनस आ जाएगा, और फिर M22 -22, तो ये +22 हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं M33 की, तो ये कॉलम और ये रो, है ना, तो क्या बचेगा 2 -3 6 और 0, है ना, 2 -3 6 और 0, तो 2 × 0 0 और माइनस माइनस प्लस 6 × 3 18, तो ये आ जाएगा 18। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A33 आ जाएगा, ये पावर सफिक्स ओड सफिक्स इवन है तो +1 आ जाएगा, तो ये 18 ही आ जाएगा। ओके, तो ये तो हमने सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर हमने यहाँ पे निकाल लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर को लिख लेते हैं, मतलब जो हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। ओके, तो जो हमें चाहिए ये तो हमने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट। अब हमें A31 चाहिए, तो A31 कितना है बेटा, कहाँ है A31? A31 है -12। ओके, फिर हमें A32 चाहिए, तो A32 है 22, A32 है 22, और फिर A33 चाहिए, वो है 18। देखो बेटा, आपने फर्स्ट पार्ट तो सोल्व कर लिया ना
कि फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर, वो आपने कर लिया। अब आपको सेकंड वेरीफाई करना है, तो मैं आपको वेरीफाई बता रहा हूँ, है ना। A31 माइनस का 12 है, A32 22 हो, और A33 18 है। अच्छा, अब एलिमेंट पूछ रहा है वो A11 कितना है, तो A11 है 2 और A12 है माइनस का 3 और A13 है 5। अब वो बोल रहा है कि इनका मल्टीप्लाई करके सम करो, है ना। मतलब आपको A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 फाइंड करना है। सो सॉरी 2 इंटू -12 प्लस -3 इंटू 22 प्लस A13 5 इंटू 18। सो ये आ जाएगा -24 माइनस का 66 प्लस 90। तो 6 + 4 0, 6 + 2 8 और 1 9। सो -90 + 90 मतलब आपको क्या मिला, 0 मिला। इसकी वैल्यू 0 मिली, मतलब आपने इसको वेरीफाई कर दिया। और आपके दोनों पार्ट सोल्व हो गए। आपने सारे माइनर भी निकाल लिए, सारे कोफैक्टर भी निकाल लिए, आपका फर्स्ट पार्ट भी सोल्व हो गया। और सेकंड में आपको वेरीफाई करना था, वो वेरीफाई भी आपने कर दिया, 0 आ गया। और मेरा नोट भी आपसे एक्सप्लेनेशन हो गया। नोट क्या था? नोट ये था कि बेटा अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का किसी अनदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। देखो क्या लिखा है, इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन सम इज 0। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 नोट सीखे हैं अपन ने। फर्स्ट नोट सीखा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के एलिमेंट का उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। बट नोट नंबर 2, अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में किसी अनदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है। अब बेटा इस पे ऑब्जेक्टिव कितना इंटरेस्टिंग बन सकता है मैं आपको वो बताता हूँ, और इस पे ऑब्जेक्टिव आया भी है एग्जाम में। ओके, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, अभी मैं रुक नहीं रहा हूँ। ओके, देखना इधर, वो बहुत इंटरेस्टिंग आपसे एक क्वेश्चन देगा एग्जाम में, है ना। एक एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो, और वो क्वेश्चन इस टाइप से होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब आप देखना इन 2 नोट पे ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, और एग्जाम में आया भी है कैसे बनता है। वो ऐसे दे देगा आपको, ऑब्जेक्टिव में एक डिटर्मिनेंट दे देगा और वो आपसे बोलेगा कि A11 और A21 प्लस A12 और A22 प्लस A13 और A23 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। बस ऑब्जेक्टिव बन गया ना। अब आपको पता है कि किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट में, है ना, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में किसी अनदर रो और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर। देखो अनदर रो के कोफैक्टर है ना ये, अगर यहाँ A11 है तो उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोफैक्टर भी A11 होना था, बट देखो यहाँ किसी अनदर रो का है। तो आपको पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में किसी अनदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है और सम करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, हमें आंसर क्या मिलता है, हमें आंसर 0 मिलता है। ये तो हो गया नोट नंबर 1। एक नोट इस पे ये भी बन सकता है कि सर A12 प्लस A12 प्लस A22 प्लस A32 A32। अब आप यहाँ देखो ये कॉलम नंबर 2 है ना, ये कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट है और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग क्या है, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया तो आपको ये किसके इक्वल मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के। तो आप यहाँ लिख सकते हो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट।
ओके, तो ये नोट इस टाइप से बन सकते हैं 1 मार्क्स में, है ना। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव इस टाइप से बन सकते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इनसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ओके, इनको नोट करो। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, हमारे नोट खत्म हो गए। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी। देखो कितना इंटरेस्टिंग बनाया उसने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो के जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर का यूज करके आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी। कितना अच्छा क्वेश्चन उसने बनाया है। मतलब वो आपसे क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के एलिमेंट क्या होते हैं, A21, A22 और A23। इन एलिमेंट के कोफैक्टर, इन एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो आपको पता है कि अगर किसी रो के एलिमेंट में उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है, और वो आपसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही पूछ रहा है। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना। तो आप सारे एलिमेंट के माइनर कोफैक्टर नहीं फाइंड करोगे, सिर्फ सेकेंड रो के कोफैक्टर फाइंड करोगे। एलिमेंट तो आपको पता है ना, वही तो बोला है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के एलिमेंट में कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटरमिनेंट मिलता है, और उसने डिटरमिनेंट ही पूछा है हमसे। चलो A21 तो हमें पता है कि 2 है, और A22 0 है, और A23 1 है। अब हम इनके क्या फाइंड कर लेते हैं, कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो कोफैक्टर क्या होगा, A21 है ना। A21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 M21 होगा। तो यहाँ पे पावर क्या है, ओड है, तो ये तो -1 आ जाएगा। अच्छा, M21 कितना होगा, ये और ये कैंसिल होगा तो 3 8 2 3 आ जाएगा। सो -1 × 3 × 3 9 और 2 × 8 16। सो माइनस का 16, दैट मीन्स ये आ जाएगा +7। अगर हम बात करें A22 की, तो A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 आएगा। तो ये तो 1 आ जाएगा, और M22 कितना आ जाएगा, ये और ये जाएगा। सो 5 8 1 3 आएगा, दैट मीन्स 15 - 8 7 मिलेगा। देन हम बात करें अगर A23 की, तो A23 -1 की पावर 2 + 3 M23 आएगा, और ये -1 आ जाएगा, और M23 कितना आ जाएगा बेटा, ये और ये जाएगा, है ना, ये और ये जाएगा। सो 5 3 1 2 आएगा, दैट मीन्स 10 - 3। ओके, और -1 भी चल रहा है ना, तो -1 × 10 - 3, दैट मीन्स -7 आ जाएगा। तो और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, A21। तो A21 है 2, और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है +7। फिर A22 तो 0 × 7, और फिर अनदर है A23, है ना। तो A23 कितना है, 1, और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है -7। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 14 + 0 - 7। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 7। आप इसको जैसे आप फाइंड करते वैसे भी करेंगे तो आपको यही मिलेगा। उसने बोला था कि उसने जो बोला आपको उसी के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर उसने सेकेंड रो के कोफैक्टर से बोला है, तो आपको सेकेंड रो के कोफैक्टर से ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको नोट करो। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनका आंसर नहीं आता, फाइनल आंसर, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम का यूज़ करना है, और आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। थर्ड कॉलम में क्या क्या एलिमेंट है, ये वाले है ना, ये थर्ड कॉलम में। तो A13, इसमें A31 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A13 है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23। सो A23 + A31 A32 A33 A33 आपको ये फाइंड करना है। ओके, इससे आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है A13 तो YZ है, A23 ZX है, और A33 XY है। ओके, अब आपको A13 फाइंड करना है। तो A13 -1 की पावर 1 + 3, और M13 तो M13 हो जाएगा Z - Y। तो इसकी वैल्यू तो ये तो Z - Y ही आएगी। फिर A23 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, और ये Z - X आ जाएगा। सो -Z - X, तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, X - Z बन जाएगा, है ना। X - Z बन जाएगा। फिर A33 की बात करूं
तो -1 + 3 और ये y-x आ जाएगा, तो a33 आ जाएगा y-x। ओके, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। सो a13 मतलब yz का मल्टीप्लाई z - y में करना है, प्लस zx का मल्टीप्लाई x - z में करना है, प्लस xy का मल्टीप्लाई y - x में करना है। ओके, तो अब थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आएगी सोल्व करने में। तो आप क्या करो, इसमें से और इसमें से दोनों में से y को कॉमन निकाल लो। तो अंदर क्या बचेगा, z ऐसा करो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो z² - zy यहाँ से बचेगा, यहाँ से y कॉमन ले लिया, सो प्लस का xy और माइनस का x² बचेगा, और ये तो बचेगा ही zx x - z, है ना। तो फिर y इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो z² - x² प्लस यहाँ से y कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा x - z। क्या बचेगा, x - z बचेगा, ठीक है। फिर प्लस zx और x - z। ओके, अब थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इनको हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ से y इसको a² - b² मतलब z - x और z + x लिख सकते हैं, प्लस y x - z और यहाँ से zx x - z। सब जगह x - z है तो इसको भी x - z बना दो। ओके, तो माइनस कॉमन लेके इसको x - z बना दो, और ये तो z + x ही है, प्लस y x - z और प्लस zx x - z। पूरे में से x - z को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, y फिर माइनस z, है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x और प्लस का y, है ना, इसी में मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे बचेगा zx, तो ये आ जाएगा x - z, इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का yz माइनस का xy, है ना, माइनस का yz माइनस का xy प्लस y² प्लस zx। सो x - z, ओके, यहाँ से z कॉमन लो, तो अंदर बचेगा x - y, है ना, इस दोनों में से z कॉमन लोगे तो x - y बचेगा, और यहाँ से अगर प्लस y कॉमन लोगे, -y ले लो ना, अगर -y कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -y, है ना। तो फिर इसको सोल्व करोगे आगे, यहाँ से z लिया तो x - y बचा, यहाँ से -y कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस x बचा और यहाँ पे -y बचा। वेरी गुड। सो x - z, पूरे में से x - y कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा z - y। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा x - y, ओके, और z - y और x - z। तो आप इन दोनों में से अगर यहाँ x - y, ओके, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो ये y - z बन जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस माइनस प्लस z - x मिल जाएगा। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। हमारा आंसर एक्सरसाइज 4.4 x - y y - z z - x। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। लास्ट क्वेश्चन है, मैं ओरली आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में डेल्टा दिया हुआ, एक इन जनरल फॉर्म दिया है, मैंने नोट के बाद आपको सोल्व करके बताया है aij कोफैक्टर को, और वो एलिमेंट को दिखा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कौन देगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में एलिमेंट a11 है और उसका जो कोफैक्टर वो a31 है, तो ये तो 0 देगा। सेकेंड a11 और उसका कोफैक्टर भी a11, फिर a12 बट कोफैक्टर a21 है, तो ये वैल्यू नहीं देगा, है ना, ये इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। थर्ड वाला देखो, एलिमेंट a21 है, उसका कोफैक्टर a11 है, तो ये भी आंसर क्या देगा, 0 देगा। फोर्थ वाला देखो, a11 उसका कोफैक्टर a11, a21 उसका कोफैक्टर a21 और a31 उसका कोफैक्टर a31, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 4.4 के सारे कंसेप्ट और एक्सरसाइज खत्म होती है। आप अपना सारा वर्क यहाँ तक कंप्लीट करके रखें, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।